नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हम जो पढ़ रहे हैं वो ओपीडी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने पिछली क्लास के अंदर जो हमारी लिक्विड स्टेट थे उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। लिक्विड स्टेट के क्या क्या पॉइंट होते हैं, कौन कौन से लिक्विड स्टेट को पॉइंट प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ा अपन ने। उसके बाद अपन ने वेपर प्रेशर पढ़ लिया था। वेपर प्रेशर के साथ साथ अपन ने सरफेस टेंशन पढ़ा और हमारे पास जो लास्ट जो अपना टॉपिक था, जो विस्कोसिटी था, जो श्यानता था, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई यूनिट है जिसका नाम है अपनी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था के अंदर कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, ठोस कैसे बनाए जा सकते हैं, उन सारे बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था मींस सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट? सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था मतलब होता है कौन सी स्टेट? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में अपन चर्चा करें तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कण में क्या क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, और क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और क्या हो सकता है? अपने पास आयन हो सकता है। एक दूसरे के बहुत पास पास होता है। अब आपको मैंने बताया था कि ठोस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही क्या होता है? कम होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा तो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? अपने पास ज्यादा हो जाएगा। इनके बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच जो है वो प्रबल आकर्षण बल, इनके बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जो मैंने आपको बताया था कि जब स्पेस कम होगा तो उनके बीच में आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। स्पेस कम तो आकर्षण बल है ज्यादा। ठोस अवस्था के सामान्य गुण। सामान्य गुण क्या है इसका? फर्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, निश्चित द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और आकार। इनका आयतन भी सेम होता है, आकार भी सेम होता है, और द्रव्यमान ये भी क्या होता है? सेम होता है। आकार, आयतन और द्रव्यमान ये सारे क्या होते हैं? इनके निश्चित होते हैं। ये सबको पता होगा आपको। बाहरी बल लगाने पर इनका आकार आसानी से नहीं बदलता। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, इसको यदि मैं कितना भी बल लगा लूं तो इसके आकार को क्या नहीं कर सकता? चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्या है? अपने पास ठोस है ना। चलिए सेकंड है अंतर आणविक या अंतरा आणविक दूरियां। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें तो ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। ठोस के कणों के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत ही कम होती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? घने होते हैं। इनके बीच के अंदर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए काफी डेंसर होता है। काफी क्या होता है? ये डेंसर होते हैं। एक आएगा प्रबल अंतरा आणविक बल, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, जो उन्हें एक निश्चित स्थिति में बांधे रखता है, जो उन्हें एक हमेशा फिक्स पोजीशन के अंदर पकड़ के रखने में हेल्प करता है। एक आएगी असंपीड़ितता। कौन सी आएगी? असंपीड़ितता मतलब इनकम्प्रेसिबिलिटी। ठोस पदार्थ प्राय असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य मतलब इनको प्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्टाइल है ना, इसको यदि मैं आपको कितना भी दबा दूं ना तो इसको मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? कंप्रेस नहीं कर। क्यों नहीं कर सकता कंप्रेस? क्योंकि इसके जो पार्टिकल है इनके बीच के अंदर स्पेस बहुत कम है, और जब स्पेस कम होगा तो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अब मैं इसको ज्यादा यदि बहुत प्रेस करने की कोशिश तो दबेगा नहीं, और बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाए तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ठोस पदार्थ प्राय असंपीड्य होते हैं, यानी इन्हें दबाकर इनका आयतन कम नहीं किया जा सकता। इन्हें दबाकर इनका आयतन कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कणों की स्थिति। क्या है कणों की स्थिति? ठोस के अवयवी कण अपनी माध्य स्थितियों या जो अपनी मीन पोजीशन होती है कि चारों ओर केवल दोलन कर सकते हैं, केवल दोलन कर सकते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ दोलन कर सकते हैं, लेकिन वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या नहीं कर सकते? गति नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ये गति नहीं कर सकते। ये गति नहीं कर सकते। उच्च घनत्व मतलब हाई डेंसिटी होती है इनकी। कैसी होती है? अपने पास हाई डेंसिटी। द्रव और गैस की तुलना में ठोस पदार्थों का घनत्व आमतौर पर कैसा होता है? अधिक होता है। वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ठोस जो होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी होगी? द्रव।
और उसके बाद जो हो जाएगी किसकी हो जाएगी अपने पास है, गैस की हो जाएगी। ओके, चलिए एक आएगा अपने पास ठोसों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। कणों की व्यवस्था के आधार पर, यदि अपन कणों की व्यवस्था जो अपने पास पार्टिकल की सिचुएशन के हिसाब से यदि अपन देखें तो ये अपने पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे ये ठोस? कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। फर्स्ट वाला जो ठोस है उसे अपन क्रिस्टलाइन ठोस बोलते हैं। क्रिस्टल, उसे अपन अपन उसको बोलते हैं कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा बोल देंगे अपन इसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। और दूसरा जो होता है जिसे अपन बोलते हैं कौन सा? एमॉर्फस। कौन सा बोलते हैं इसको? एमॉर्फस सॉलिड। इसको बोलते हैं अपन कौन सा? एमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। एक को तो बोलते हैं अपन कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं अपन कौन सा? एमॉर्फस। एक तो क्रिस्टलीय ठोस होगा और एक हो जाएगा अपने पास कौन सा? अक्रिस्टलीय ठोस। फर्स्ट पॉइंट की बात करें इसके आकार की, आकार निश्चित अभिलक्षणिक या ज्यामितीय आकार होता है। कैसा होता है इसका? ज्यामितीय आकार होता है। जबकि ये जो होता है असमाकृति आकार होता है, मतलब इनका डिफाइनेट शेप नहीं होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है, जबकि ये अपने पास एमॉर्फस का। अब देख लो ये कितना अरेंजमेंट में है, जबकि ये देख लो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब ये असमाकृति आकृति का होता है, इसका आकार समान नहीं होता। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, गलनांक। निश्चित व अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। इनका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है, और एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ये क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। क्यों पिघल जाते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो परमाणुओं की स्थिति होती है वो एक समान होती है। जबकि ताप के एक परास पर निर्भर करते हैं। ताप के एक परास पर निर्भर करते हैं, मतलब ये कहा जाए कि जैसे 50 से लेकर 60 के बीच में कहीं पे भी पिघल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर 50 पे पिघलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 50 पे ही होगा। जबकि यहाँ क्या है? एक परास चाहिए। परास मतलब ये होता है कि 50 से लेके यदि 60 है तो 55 पे भी हो सकता है, 54 पे भी हो सकता है, 53 पे के अंदर भी पिघल सकता है। तो ये एक परास के ऊपर होता है, एक परास में पिघलते हैं। किस में पिघलते हैं? परास में पिघलते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, विदलन गुण। तेज धार वाले, मतलब इसको यदि कट कर दिया जाए, तेज धार वाले औजार से काटने पर ये 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। और नई जतें हमेशा कैसी होती है? सपाट। और कैसी होती है? चिकनी होती है। मतलब यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड को यदि अपन ने काट दिया जाए तो जैसे ही अपन काटेंगे तो जो 2 अपने पास सरफेस मिलेगी वो हमेशा स्मूथ सरफेस होगी। कैसी होगी? स्मूथ। अब देखिए ये वाली है, इसमें से यदि अपन काट दिया जाए या बीच में से इसको कट कर दिया जाए तो हमेशा 2 सरफेस आएगी, वो हमेशा अपने को कैसी मिलेगी? स्मूथ मिलेगी। कैसी मिलेगी? स्मूथ मिलेगी। तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले 2 टुकड़ों में कैसी होती है? अनियमित सतह। अनियमित सतह वाले 2 टुकड़ों में कटे जाते हैं। इसके अंदर तो हमेशा फिक्स सपाट सतह मिलती है, जबकि इसके अंदर हमेशा अनियमित सतह या अनियमित टुकड़े या कट मिलते हैं। फोर्थ आता है अपने पास गलन उष्मा। इनकी गलन उष्मा निश्चित होती है। अब जब क्रिस्टलाइन है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर रखे हैं, तो ये सारे क्या हो गए कि जब भी इसको गलाने की कोशिश करेंगे तो इनकी गलन उष्मा भी हमेशा कैसी हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी साहब? निश्चित। इनकी गलन उष्मा अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती। इनकी जो गलन होती है वो क्या नहीं होती? निश्चित नहीं होती। इसके अंदर तो निश्चित होती है, उसके अंदर निश्चित नहीं होती। एक आएगा दैशिकता, और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दैशिकता की जब भी बात करें अपन, किसकी बात करें अपन? दैशिकता की। तो ये जो होते हैं वो विषम देशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं अपने पास? विषम देशिकीय। ये जो होते हैं वो अपने पास होते हैं कौन सा? विषम देशिकीय। और विषम देशिकीय जो प्रकृति होती है उसे हम एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एनाइसो, इसे अपन बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। क्या सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इनको? एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। और समदैशिक जो होते हैं उन्हें अपन आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं इनको? आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। अभी आप इतना सा समझ लीजिए। एक आएगी प्रकृति, 6 पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट आएगा? 6 पॉइंट की बात करें अपन तो प्रकृति,
ये वास्तविक ठोस होता है। कैसे होते हैं ये वास्तविक ठोस है, मतलब ये रियल सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं ये रियल सॉलिड, जबकि ये आभासीय ठोस है। कैसे है ये आभासीय ठोस, जिसे बोलते हैं अपन सीडो सॉलिड हो सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जा सकता है। एक अवयवी कण, ये 7वां वाला पॉइंट, अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम क्या है। अवयवी कण जो है उनकी व्यवस्था का क्रम क्या होता है, तो ये दीर्घ परासरी होते हैं। कैसे होते हैं ये दीर्घ परासरी होते हैं। और ये वाले जो होते हैं, ये वाले हमेशा कैसे होते हैं लघु परासरी होते हैं। तो ये तो दीर्घ परासरी होते हैं, और ये होते हैं अपने पास कौन सा लघु परासरी होते हैं। मोटे मोटे तौर पे यदि स्टेबल में से कोई आपको याद रखना है, तो एक तो ये याद रखना, निर्देशिकता की बात करें तो ये हमेशा एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होता है ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। इनको काटने पे दो स्मूथ सरफेस मिलती है, इनको काटने पे दो स्मूथ सरफेस नहीं मिलती है। इनके गलनांक फिक्स होते हैं, इनके एक परास के अंदर होते हैं। इनका आकार एक अभिलाक्षणिक गुण है, जबकि इनका आकार असमानीकृत आकृति का होता है। ये वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा रियल सॉलिड है, जबकि ये वाले जो है, ये वाले है आभासी ठोस है या अति शीतल द्रव, जिसे अपन स्यूडो सॉलिड बोल सकते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों मतलब ये तो दीर्घ परासरी होते हैं और ये लघु परासरी होते हैं। मतलब दीर्घ परासरी के अंदर इनके बीच के अंदर जो पोजीशन होगी वो हमेशा फिक्स होगी, बड़े बड़े दीर्घ परास होगा, जबकि इसके अंदर हमेशा लघु मतलब पार्टिकल बहुत पास पास होंगे। ओके, तो चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट मैं अपन बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें तो एक आती प्रॉपर्टी आती है अपने पास विषम देशिकता है, एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एक तो आती है अपने पास विषम देशिकता, विषम देशिकता, या बोल सकते हैं इसको एनिसोट्रॉपिक। विषम देशिकता, या इसको बोलते हैं अपन कौन सा एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर कुछ भौतिक गुण जो होते हैं, जैसे अपन अपवर्तनांक देख सकते हैं, अपन क्या देख सकते हैं अपवर्तनांक देख सकते हैं। इनको यदि किसी भी दिशाओं के अंदर देखा जाए तो इनकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा कैसी आएगी, अलग अलग आएगी। इनकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा कैसी आती है अपने पास, अलग अलग आती है। क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण जैसे क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण जैसे क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक देख सकते हैं, विद्युत चालकता, तन्य सामर्थ्य, विद्युत चालकता, तन्य सामर्थ्य, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक बोल सकते हैं, विद्युत चालकता बोल सकते हैं, तन्य सामर्थ्य बोल सकते हैं, तापीय प्रसार बोल सकते हैं, तापीय प्रसार। जैसे अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, तन्य सामर्थ्य, तापीय प्रसार अलग अलग दिशाओं में, अलग 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 दिशाओं में मापने पर, अलग अलग दिशाओं में मापने पर इनका मान अलग अलग, इनका मान अलग अलग प्राप्त होता है, अलग अलग मान प्राप्त होता है। अलग अलग दिशाओं में मापने पर इनका मान अलग अलग प्राप्त होता है।
अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे ये मैं एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये पार्टिकल दे दी अपन ने, इसी के साथ अपन कोई दूसरा बना लेते हैं। चलिए, ये मैंने एक क्रिस्टल बना लिया है। इस क्रिस्टल के अंदर अपन देखें तो अलग अलग दिशाओं के अंदर, अलग अलग दिशाओं का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं इस दिशा के अंदर देखूं ना, ये मैंने ए पॉइंट दे दिया, इधर क्या दे दिया, ए पॉइंट। इसी के साथ मैं यहां पर एक बी पॉइंट लिख लूं, इसी के साथ यदि यहां पर मैं बी पॉइंट दे दूं, ये वाला अपने पास कौन सा आ जाएगा, बी। अब देखिए अलग अलग दिशाओं के अंदर ये क्या है, अब देखिए यहां पे कितना, ये सारा पिंक पिंक पिंक, इधर क्या आ जाएगा, सारा रेड 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 आ जाएगा ए दिशा के अंदर। जबकि उसी का बी दिशा के अंदर देखिए रेड पिंक रेड पिंक रेड पिंक रेड पिंक पिंक रेड पिंक रेड पिंक रेड पिंक रेड। तो कहने का मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विषम देशिकता। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विषम देशिकता। और विषम देशिकता का मतलब ये होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण, क्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुण, ये क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल है। क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण जैसे क्या क्या, अपवर्तनांक ले लो, क्या ले ले अपन, अपवर्तनांक। एक ले लेते हैं अपन विद्युत चालकता, एक ले ले अपन तन्य सामर्थ्य, और एक ले लेते हैं अपन कौन सा, तापीय प्रसार, है ना। ये जो चारों गुण हैं ये हमेशा अलग अलग दिशाओं के अंदर अलग अलग अपने को मिलेंगे। ये प्रॉपर्टी कहलाती है अपनी कौन सी, विषम देशिकता। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है अपने पास है, विषम देशिकता। ये अपन ने क्या बना दिया, एक क्रिस्टल या ठोस, क्या बना दिया अपन ने, क्रिस्टल, क्रिस्टल या ठोस बना दिया। ओके, चलिए एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण अपन कैसे कर सकते हैं वो सुनिए। ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार में एक आता है आणविक ठोस। मुख्यतः ये कितने प्रकार के होते हैं, यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, यह 4 प्रकार, यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। फर्स्ट आता है कौन सा, आणविक ठोस। कौन सा ठोस आता है, आणविक। आणविक को मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी आते हैं, वो भी अपने पास आते हैं कौन सा, 3 टाइप के। एक तो आता है नॉन पोलर, एक तो आएगा नॉन पोलर,
एक आएगा अपने पास पोलर, पोलर आएगा, और एक आएगा अपने पास H2 बॉन्डेड। कौन सा आ जाएगा? H2 बॉन्डिंग आ जाएगा। ओके, चलिए जो आणविक ठोस होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है अपने पास अध्रुवीय, या इसे बोलते हैं कौन सा? नॉन पोलर। नॉन पोलर में इसके अवयवी कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अणु होते हैं। अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अणु होते हैं। इनके अंदर परिक्षेपण, इसके अंदर कौन सा परिक्षेपण या कौन सा बल लगता है अपने पास? लंदन बल लगता है। कौन सा बल लगता है अपने पास? लंदन बल लगता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ए आर का मतलब होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। एक आएगा CCl4 आ जाएगा, एक H2 आ जाएगा, एक I2 आ जाएगा, और एक कौन सा आ जाएगा? CO2। ये इसके एग्जाम्पल है। भौतिक प्रकृति की बात करें तो ये काफी सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? ये काफी मुलायम होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, मतलब इंसुलेटर होते हैं ये। विद्युत रोधी मतलब कैसे होता है? ये इंसुलेटर होते हैं। और ये कैसे होते हैं? गलनांक अत्यधिक निम्न होते हैं, इनके काफी कम होते हैं। ध्रुवीय है, ध्रुवीय के अंदर कौन सा होता है? पोलर आता है। पार्टिकल इसके अंदर अणुई होते हैं। इसके अंदर द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है, मतलब डाइपोल डाइपोल होता है इसके अंदर। कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल। डाइपोल इसके अंदर डाइपोल डाइपोल होता है, बॉन्ड है। इसका एग्जांपल HCl है, और ये अपने पास कौन सा है? SO2 है। ये भी मुलायम होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, और कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। हाइड्रोजन आबंधित मतलब H2 बॉन्डिंग क्या होती है? इसके अंदर जो अणु होते हैं, इसके अंदर भी क्या होते हैं? अणु होते हैं। हाइड्रोजन आबंध होता है, सबको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन आबंध होगा ही होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है इसका? H2 जो बर्फ है, कठोर होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, और कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। विद्युत रोधी होते हैं, कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। एक आएगा आयनिक। कौन से सॉलिड होंगे? आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड की बात करें तो इसके अंदर हमेशा आयंस होंगे। अब आपको पता है आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उसके सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? आयंस ही होंगे। इसके अंदर गुलामी अथवा स्थिर विद्युत बल लगता है। कौन सा लगता है? स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, गुलामी फोर्स, या अपन इसमें स्थिर विद्युत बल, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। NaCl है, MgO है, ZnS है, CaF2 है। CaF2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने पास सॉरी। कठोर होता है परंतु कठोर परंतु भंगुर होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत रोधी परंतु गलित अवस्था में और जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। ये वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ठोस अवस्था में तो ये इंसुलेटर होते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयंस जो कंपाउंड जो होता है वो डिसोसिएट होकर क्या बना देगा? आयंस बना देगा। क्या बना देगा? आयंस। इनके गलनांक हमेशा कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। गलनांक हमेशा कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। फिर आएगा धात्विक ठोस। कौन सा आएगा? धात्विक ठोस, जिसे अपन मेटेलिक ठोस बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड बोलते हैं। कौन सा सॉलिड बोलते हैं इसको? मेटेलिक सॉलिड। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन जैसा रहता है। इसमें धात्विक आबंध होते हैं, Fe, Cu, Ag, Mg। कठोर परंतु अगाध वर्तनीय तन्य होते हैं। ठोस अवस्था व गलित अवस्था में चालक है, साधारण उच्च होते हैं। ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है सहसंयोजक, जिसे अपन कोवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोवेलेंट, या बोल सकते हैं इसको नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है क्या? सॉरी, इसमें अवयवी कण जो होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। कौन सा होता है? सहसंयोजक आबंध होते हैं, जिसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। SiO2 है, क्वार्ट्ज है, इंपोर्टेंट क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज। एक तो है क्वार्ट्ज है, एक सिलिकॉन कार्बाइड है, ग्रेफाइट है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, और ये अपने पास ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। ये मुलायम होते हैं, चालक का मतलब ये अपवाद है। ग्रेफाइट जो है वो आप सबको पता होगा कि ये इंसुलेटर की जगह कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और ये इसके कैसे होते हैं? अत्यधिक उच्च होते हैं। ओके, तो ये क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण था। फटाफट इसके 4 प्रकार के होते हैं: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, और या बोल सकते हैं अपन कौन सा? नेटवर्क सॉलिड। यहां वाला जो है ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास
क्रिस्टल जालक क्या है? नेक्स्ट अपने पास क्रिस्टल जालक क्या होता है, जिसे अपन क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, यह एक एक कोष्टिका है ना। क्रिस्टल जालक क्या होता है और एक एक कोष्टिका क्या होती है? फर्स्ट है क्रिस्टल जालक, यह कणों बिंदुओं का एक नियमित 3D व्यवस्था होती है, जिसमें ये देखा हुआ है, देखो ये पूरा का पूरा एक जाल टाइप होता है, जिसे अपन लैटिस, इधर पॉइंट है और ये अपने पास एक लैटिस सेल होती है ये, ठीक है। यह पूरे क्रिस्टल की संरचना को दर्शाता है, ये पूरा क्रिस्टल जो होता है ना उसकी संरचना को दर्शाता है। कौन है? क्रिस्टल लैटिस। इसे त्रिविमीय जालक, स्पेस लैटिस भी कहा जाता है, जो आपके पास ये डायग्राम दे रखा है। ये वाला जो डायग्राम दे रखा है ये अपने पास दे रखा है क्रिस्टल लैटिस का। किसका दे रखा है? क्रिस्टल लैटिस का। एक आती है एकक कोष्टिका, क्या आएगी अपने पास? एकक कोष्टिका, जिसे यूनिट सेल बोलते हैं। यह संपूर्ण जालक का सबसे छोटा मूलभूत भाग है। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो जाल है ना, इस जाल में जो रेड रेड वाला पोर्शन देख रखा है अपने को, ये वाला यहां से यदि उठा के मैंने यहां रख दिया जाए तो ये बन जाएगा अपने पास कौन सा? यूनिट सेल। जैसे मान लीजिए आपका घर है ना, उस घर के जैसे ये देख लीजिए आप, है ना, ये वाला जो पूरा है ये कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। और इसका जो एक भाग जो होगा, ये वाला जो भाग, ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा अपने पास कौन सा? यूनिट सेल। क्या कहलाएगा अपने पास? यूनिट सेल। तो अपन इस प्रकार में समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो 3D जो स्ट्रक्चर होता है उसे अपन पूरा क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, और उसका एक पोर्शन जो होता है जो सबके अंदर प्रेजेंट होता है उसे अपन बोलेंगे कौन सा? यूनिट सेल। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट सेल बोलेंगे। इसे 3 दिशाओं में दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। और यदि इसको यदि दोहरा दिया जाए तो ये पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस का क्या कर देंगे? फॉर्मेशन कर देंगे। एक कोष्टिका की विमाई, भुजाओं की लंबाई ABC और कोण अल्फा बीटा गामा इसके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। जैसे ये आपके पास स्ट्रक्चर दे रखा है, ये वाला मेरे पास A है, ये वाली भुजा मेरे पास A है, ये वाली भुजा मेरे पास B है, ये वाली भुजा मेरे पास कौन सी है? C है। इसके बीच वाला कौन कौन सा है? बीटा। इसके बीच वाला कौन कौन सा है? अल्फा। इसके बीच वाला कौन कौन सा है अपने पास? गामा। इसका मतलब इसके कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। यूनिट सेल have 6 पैरामीटर। 6 पैरामीटर। यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं? 6। फर्स्ट मैं बात करें, एक तो आती है एड्स लेंथ। एड्स लेंथ में A आएगा, B आएगा और ये क्या आएगा? C आएगा। जबकि एक आएगा अपने पास एड्स एंगल। अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा अपने पास? गामा। तो ये जो 6 होते हैं, सॉरी, ये जो 6 होते हैं, एड्स लेंथ होती है वो तो अल्फा बीटा ABC होती है, और एड्स एंगल होती है वो अल्फा बीटा गामा। टोटल मिलके कितने पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल के? 6 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं अपने पास? 6 पैरामीटर होते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आता है अपने पास एकक कोष्टिका के प्रकार। किसके प्रकार? एकक कोष्टिका के। एकक कोष्टिका जो है उसके कितने प्रकार होते हैं? तो फर्स्ट है आद्य एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका का मतलब होता है इसमें अवयवी जो कण होते हैं, इसमें अवयवी कण परमाणु, अणु और आयन केवल कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। सब किसके कहां पे होंगे? इसमें परमाणु, अणु अथवा अणु अथवा आयन केवल कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने। यहां पर अपने पास एक यहां पे रहेगा 2 3 4 5 6 7 और ये आ जाएगा अपने पास कौन सा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने क्या बना दिया? अपने प्रिमिटिव यूनिट सेल बना ली। कौन सी बना ली अपन ने? प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें सारे कहां पे हैं? कोनों पे। देख लीजिए सारे कहां पर है? कोनों पे।
सात सात आदि एक एक कोष्ठिका, सात आदि एक एक कोष्ठिका और उनकी विविधताओं में क्या फर्क है। तो ये सात जो टेबल दे रखी है, इसमें से यहां से आपके लिए टेबल इंपॉर्टेंट और यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा वो सुनिए। फर्स्ट जो आता है जिसे अपन गणीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गणीय। गणीय का मतलब होता है क्यूबिक, गणीय का मतलब होता है कौन सा, क्यूबिक। क्यूबिक संभव विविधता है, आद्य अंत केंद्रित फलक केंद्रित हो सकता है। ये याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये याद जरूर करना पड़ेगा, जिसे अपन बोलते हैं अक्षीय दूरियां अथवा कोण लंबाई, एज लेंथ बोल सकते हैं। और यहाँ पे बोल सकते हैं अपन एक्सियल एंगल, या अपन बोल सकते हैं एक्सियल बॉन्ड बोल सकते हैं, और ये एक्सियल कोण बोल सकते हैं, अक्षीय कोण। यहाँ पे आप है ना एज एंगल और एक्सियल एंगल भी बोल सकते हैं ना, एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल अक्षीय जो कोण है वो भी लिखा जा सकता है। और वहां पे एज लेंथ तो आपने लिखा ही सही है। चलिए इसके लिए ए बी सी, इसके लिए क्या हो जाएगी अपने पास, ए बी सी। ये वाली जो ए बी सी दे रखा है ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पे अल्फा बीटा और जो गामा है, अल्फा बीटा और गामा है वो भी कैसे होने चाहिए अपने पास, इक्वल होने चाहिए। अल्फा बीटा गामा जो है वो तीनों कैसे होने चाहिए अपने पास, इक्वल होने चाहिए। ओके, अल्फा बीटा और गामा जो है वो तीनों कैसे हो जाएंगे अपने पास, इक्वल हो जाएंगे। NaCl हो सकता है, यशद ब्लेड या सी हो सकता है, यशद ब्लेड या क्या हो सकता है अपने पास, सी। ये एक एग्जांपल है इसका। एक आएगा अपने पास, ये फर्स्ट टाइप का था ना, एक आएगा सेकंड टाइप का जिसे अपन बोलते हैं द्विसमलंबाक्स। द्विसमलंबाक्स को बोलते हैं टेट्रागोनल। क्या बोलेंगे इसको, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में अंत केंद्रित होता है। ए और बी ये तो सेम होती है, ए और बी जो होती है सेम होती है, बट सी इज नॉट इक्वल टू ए और बी। तो एक तो आपको ये याद रखना है, अल्फा बीटा गामा हमेशा कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 90 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 90। एग्जाम्पल की बात करें अपन तो इसका एग्जाम्पल जो है SnO2 है, श्वेत 3 है, TiO2 है और CaSO4 हो सकता है। एक आएगा अपने पास थर्ड जिसे बोलते हैं अपन कौन सा, विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष की बात करें तो इसे ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोरोम्बिक। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थोरोम्बिक बोलेंगे, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं। आद्य अंत केंद्रित फलक केंद्रित या अंत केंद्रित हो सकती है। अल्फा बीटा ए बी और सी नॉट इक्वल, ए बी सी तीनों क्या नहीं, कैसे नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ए बी अल्फा बीटा गामा ये भी कितना होता है इसके अंदर, 90 होता है। कितना होता है इसके अंदर, 90। विषम लंबाक्ष गंधक, ये वाला इंपॉर्टेंट, विषम लंबाक्ष गंधक है, KNO थ्रू है, कौन सा है, BaSO4 है। ओके, चलिए एक आएगा षटकोणीय। कौन सा आ जाएगा अपने पास, षटकोणीय। षटकोणीय का एग्जांपल आता है हेक्सागोनल। कौन सा आएगा अपने पास, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल अल्फा बीटा गामा जो है ना यहाँ पे 90 डिग्री हो गए। ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा अपने पास, 90 हो जाएगा। षटकोणीय है, आद्य कोष्ठिका बना सकती है। ए और बी तो सेम होना चाहिए होगा, लेकिन ए बी सी से सेम नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा तो है कौन सा, 90, और जो गामा होगा वो कितना हो जाएगा इसमें, 120 हो जाएगा। गामा कितना हो जाएगा, 120। इसका एग्जांपल ग्रेफाइट है, ZnO है, CdS है। ग्रेफाइट है, ZnO और कौन सा है, CdS है। एक आएगा त्रिसमन्ताक्ष अथवा त्रिकोणीय जिसे बोलते हैं रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइगोनल बोलते हैं, ट्राइगोनल। ये फोर्थ टाइप है अपना, ये है अपना कौन सा, फिफ्थ टाइप। तो ए बी सी भुजाओं की लंबाई जो होते हैं ए बी सी तो क्या सी होती है, सेम होती है। अल्फा बीटा गामा ये कितना हो जाएगा अपने पास, 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपने पास, 90। कैल्साइट है और इसका एग्जाम्पल है अपने पास कौन सा, सिनेबार। कौन सा एग्जाम्पल है अपने पास, सिनेबार।
एक आएगा अपने पास एकंताक्ष। एकंताक्ष मतलब 6 नंबर वाला है, जिसे मोनोक्लिनिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मोनोक्लिनिक। इसे अपन बोलेंगे कौन सा? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आद्य अंतर केंद्रित हो सकती है। ए बी सी नॉट इक्वल टू सेम। एल्फा और गामा इसके अंदर 90 होता है। एल्फा और गामा क्या होगा इसके अंदर? 90 होगा, जबकि बीटा नॉट इक्वल टू 90 होता है। बीटा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90। एकंताक्ष गंधक Na2SO4 डॉट 10H2, Na2SO4 डॉट 10H2, ये एक एग्जांपल हो सकता है। एक आएगा त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष को बोलते हैं अपन ट्राइक्लिनिक। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइक्लिनिक। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में आद्य ए बी सी नॉट इक्वल टू सेम होता है। अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। Kr2O7 है, CuSO4 है, 5H2 और HbO3, ये इसके एग्जाम्पल थे। अब आपको क्या करना है इसमें, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, वो ध्यान से सुनिए। अब देखिए ए बी सी और इधर भी देखिए ए बी सी, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो आप घनीय को, और एक कौन सा है? त्रिसमन्ताक्ष वाला है, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में ए बी नॉट इक्वल टू सी। ए बी नॉट इक्वल टू सी किधर गया? ये रहा, ये रहा। ए बी नॉट इक्वल टू सी। तो फिर याद रखिए आप द्विसमलंबाक्ष और किसको? षटकोणीय को। किसको याद रखिए? षटकोणीय को। फिर आपको याद रखना है कौन सा? विषम लंबाक्ष, फिर एकंताक्ष और त्रिंताक्ष। इन तीनों की जो है वो तीनों अपने पास क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो देखो घनीय के साथ, घनीय के साथ अपने को क्या याद रखना है? घनीय के साथ ए बी सी सेम है, इधर भी देखो ए बी सी सेम है। तो आपको याद रखना इन दोनों का बीच, ये वाला, ये वाला आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर अपने पास कौन सा आएगा? द्विसमलंबाक्ष आएगा। क्या आ जाएगा अपने पास? द्विसमलंबाक्ष। और द्विसमलंबाक्ष का याद करना है अपने को, तो आपको याद करना है ये से, ये वाला हो जाएगा। ओके, इन दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब ये तीनों वाली जो ए बी नॉट इक्वल टू से, ये तीनों क्या है? सेम है। तो इन तीनों को याद करने के लिए आप ये वाला जो है, इस वाले को आप इससे भी कर सकते हैं और ये इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों याद कर सकते हो, दोनों को रेस्पेक्ट के अंदर। घनीय को याद करना है किसके साथ? त्रिसमन्ताक्ष के साथ। द्विसमलंबाक्ष जो है, जो टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्ष है, उसको याद करना है आपको षटकोणीय के साथ। किसके याद करना है? षटकोणीय के साथ। और विषम लंबाक्ष मतलब थर्ड वाला, 6 और 7, थर्ड 6 और 7, ये तीनों सेम होंगे। ये अपने पास अक्षीय दूरियां याद हो जाएंगे। और उसके बाद में इधर वाला तो सेम ही है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा 90 है। ये दो इंपोर्टेंट याद रखना आपको। अल्फा बीटा 90 हो जाएगा, गामा कितना? 120 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इसका जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा 90 नहीं होगा। जबकि बॉन्ड एंगल की बात करें अपन, तो एक तो इसको स्टार लगा लो आप, और एक वाला आप स्टार लगा लो इसको। ओके, ये वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक दूसरे के रेफरेंस में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप बात करके इसको अच्छे से याद कर सकते हो। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, 1 को किससे कर सकते हैं? 5 के साथ कर सकते हैं। 2 को किसके साथ कर सकते हैं? 4 के साथ। 3 को किसके साथ? अब जैसे 1 है, 1 को किसके साथ याद करो आप? 5 के साथ, है ना। 2 को याद करो आप 4 के साथ, और 3 को और 5 को, और ये अपन किसको? 3 6 और ये जो 7 है, इनको याद करो एक साथ। ये सिर्फ किसके लिए है? ये अपने पास अक्षीय दूरियों के लिए। बॉन्ड एंगल तो आप आराम से याद कर सकते हो। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका मतलब सेकंड नंबर पॉइंट जो है अपना, केंद्रित एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका में कण कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी होते हैं, तो इसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3। फर्स्ट आती है अपने पास अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे बोलते हैं, इसमें कणों के कोनों के साथ साथ कोष्ठिका के सेंटर में, केंद्र में भी होता है। सेकंड आएगा अपने पास फलक केंद्रित। फलक केंद्रित कोनों के साथ साथ यहाँ पे फलकों में भी होता है, फलकों में भी होता है। अंतः केंद्रित की बात करें तो इसमें कोनों के साथ साथ विपरीत फलकों पे होता है। विपरीत क्या होता है? इसके फलकों पे होता है। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं आपके पास,
ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो इसने क्या कहा, कोनों के साथ साथ तो है, कोनों में तो होता है लेकिन केंद्र में भी होता है। अब कोनों में देखिए अपन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेंटर में चाहिए अपने को, तो ये लीजिए इसके सेंटर में ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंतर केंद्रित हो जाएगा। एक आएगा फलक केंद्रित, कौन सा आ जाएगा, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित की जब भी अपन बात करेंगे तो कोनों पे तो होंगे ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके फलक के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक और एक ऊपर और एक नीचे होता है। तो यहां पे बना लेता हूं 5 फलक और यहां पे हो जाएगा अपने पास 6 फलक। ओके, एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा। एक आएगा अंतर केंद्रित, कौन सा आ जाएगा अपने पास, अंतर केंद्रित। अंतर केंद्रित के अंदर एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8। क्या बोला इसने, दो विपरीत फलकों पे, तो एक तो इस फलक पे बना लीजिए और एक इस फलक पे बना लीजिए। ओके, तो ये 3 अंतर केंद्रित हो गया, फलक केंद्रित हो गया, अंतर आधार केंद्रित एक कोष्ठिका हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए, आद्य एक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, अपने को क्या निकालना, अवयवी कण। अवयवी कण कितने होते हैं, तो अपन अवयवी कणों की जब भी बात करेंगे, अवयवी कणों की जब भी बात करेंगे अपन, अवयवी कणों की जब भी बात करें और किसमें कर रहे हैं, आद्य घनीय एक कोष्ठिका के, आद्य घनीय एक कोष्ठिका के अंदर। तो अब एक कोष्ठिका के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 8 होते हैं। जैसे 8 ये वाले बिंदु जो होते हैं वो इसके 8 ही कोनों के अंदर होते हैं। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो अपने पास कोने कितने होते हैं इसके, 8 कोने जो होते हैं वो होते हैं कितने, 8 कोने होते हैं। तो 8 कोने जो होते हैं वो 8 कोने, 8 तो इसके अंदर कोने होते हैं, 1 2 8 और वही 8 जो होता है वो 1/8 प्रति कोना होता है। कितना होता है, प्रति कोना, प्रति कोना परमाणु होता है। क्या होगा अपने पास, प्रति कोना परमाणु, प्रति कोना परमाणु। जब प्रति कोना परमाणु होगा तो अपने पास इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 8 × 1/8। तो ये यहां से आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 1 परमाणु। कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, 1 परमाणु। तो इसका कहने का मतलब ये था कि इसके अंदर यूनिट सेल के अंदर कितना परमाणु होता है अपने पास, 1 परमाणु होता है। कितना परमाणु होगा, 1। उसी प्रकार अपने पास पूछा गया अंतर केंद्रित, क्या पूछा गया अपने पास, अंतर केंद्रित घनीय एक कोष्ठिका और बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर की जब भी अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अपन, बॉडी सेंटर की। तो ये देखिए आप, चार, 5, 6, 7 और 8, 8 तो यहाँ होते हैं और एक इसके कहाँ होता है, सेंटर में होता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि 8 जो होते हैं, 8 तो कोने होते हैं इसके अंदर। तो 8 कोने, 8 इंटू कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 8 × 1/8 प्लस ये हो जाएगा। अब आपके अंदर एक कोने में होता है तो एक, और वो कितने से होगा, 1 × 1 से। तो अपन लिख लेंगे 8 कोने जो होते हैं वहां से तो आ जाएगा अपने पास 1 परमाणु, प्लस यहां से भी अपने पास कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास कितने, 2 परमाणु आ जाएंगे। कितने आ जाए परमाणु आ जाएंगे अपने पास, 2 परमाणु। यहां आ जाएंगे अपने पास कितने, 2 परमाणु आ जाएंगे। ओके, कितने परमाणु आ जाएंगे अपने पास, 2 परमाणु।
चलिए फलक केंद्रित की बात करें अपन, किसकी बात करें, फलक केंद्रित, फेस सेंटर की बात करें अपन, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल की बात करें यहां पे फलक कितने होते हैं, 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऊपर वाली और ये नीचे वाली 6 फलक होती है। ओके, तो अब अपने को चलिए, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं, यहां पे अपन लिख सकते हैं 8 तो हो गए कोने 1/8 प्लस फलक कितनी होगी अपने पास, 6 फलक कितनी होगी अपने पास, 6 फलक होगी, और वो उनके बीच में रिलेशन होता है 1/2, तो ये आ जाएगा अपने पास एक परमाणु तो आ जाएगा यहां से, प्लस 6 को 2 से करूंगा तो कितने आ जाएंगे अपने पास 3, तो टोटल मिलके यहाँ पे कितने परमाणु हो जाएंगे, 4 परमाणु, कितने परमाणु हो जाएंगे, 4। तो कहने का मतलब ये था कि यूनिट सेल के अंदर परमाणुओं की संख्या होती है वो तो होती है 1, वो तो होती है अपने पास कितनी, 1 होती है, जबकि अपने पास अंतर केंद्रित होता है उसके अंदर कितने परमाणु होते हैं, 2, कितने होते हैं, 2, और जबकि इसके अंदर जो होंगे अपने पास कितने होंगे, 4 परमाणु होंगे, कितने होंगे, 4। चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, निबिड़ संकुलित संरचनाएं, निबिड़ संकुलित संरचनाओं के अंदर क्या होगा, जब भी अपन निबिड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो अपने को क्या करना है, एक विमीय ये दे रखा है अपने पास किसके लिए, एक विमीय के लिए, जिसमें 1 डायमेंशनल है, कितना है लिखा होगा, 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि ये सारे परमाणु जो है, जैसे मान लो इस परमाणु की बात करूं, किस परमाणु की बात करूं, इस परमाणु, ये परमाणु कितने 2 परमाणु से अटैच है, एक तो इस वाले से है और एक किससे है, इस वाले से। इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है उप सहसंयोजन संख्या, उप इसमें एक अपने को नंबर आएगा जिसे अपन बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या, या बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलते हैं इसको, उप सहसंयोजन संख्या, या इसको बोलते हैं अपन कौन सा, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, वो होता है एक कण एक कण के पास उपस्थित या एक कण के निकटतम उपस्थित, एक कण के निकटतम उपस्थित कणों की संख्या, कणों की संख्या उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। अब जैसे इस पार्टिकल की बात करें, किसकी बात करें, इस पार्टिकल, ये किससे फाइनली अटैच है, तो ये एक तो अटैच है इस वाले से, एक अटैच है इस वाले से, तो इसका मतलब यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा कितना, 2 होगा, कितना होगा अपने पास, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो वन डायमेंशनल के लिए हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। सेकंड देखिए, द्विविमीय और निबिड़ संकुलन के लिए, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को जब भी अपन इस फॉर्मेट के अंदर लगाए कि जैसे अपन ने क्या कर दिया, सारे ए और बी पॉइंट थे, जैसे ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, इनको इस टाइप से अरेंज करो, या फिर अपन एक ये है, ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये इस टाइप से अरेंज किया। तो जब 2 तरीके से अपन इसको अरेंज करेंगे तो अपने पास 2 तरह के पैकिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक तो आता है स्क्वायर पैकिंग, कौन सा आएगा अपने पास, स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये कितने से घिरा हुआ है, ये अपने पास ये 4 सर्कल से घिरा हुआ है, कितने से घिरा हुआ है, 4 सर्कल से।
वो कौन कौन से हैं वो देखिए। एक वाला तो है ये, एक वाला है ये, एक वाला है ये, और एक वाला है ये। अब ये जो चारों जो है ना वो एक क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। चारों जो है वो क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कौन सा, स्क्वायर पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर पैकिंग। और स्क्वायर पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, स्क्वायर पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। स्क्वायर पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम इस पॉइंट के लिए बात करें अपन, इसके लिए तो ये कितने से गिरा हुआ है, ये गिरा हुआ है अपने पास 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये इसके बीच में जो हेक्सागोनल वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, हेक्सागोनल। ये देख लीजिए इसके अंदर हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है अपने पास कितना, 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसके लिए 6 हो जाएगा। तो ये तो स्क्वायर पैकिंग स्ट्रक्चर था और ये हेक्सागोनल पैकिंग स्ट्रक्चर था। आपको डायरेक्ट ही पूछेगा कि हेक्सागोनल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। सॉरी, हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और स्क्वायर पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि ये स्क्वायर बनाएगा और वहां पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा। चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट आता है अपने पास त्रिविमीय। कौन सा आएगा अपने पास, त्रिविमीय। त्रिविमीय में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है ये देखिए। जब इन सारे परमाणुओं को अरेंज किया जाता है तो ओ मतलब तो होता है ऑक्टाहेड्रल। ओ मतलब तो होता है एक्ट्राहेड्रल और इसका मतलब होता है कौन सा, टेट्राहेड्रल। ओ मतलब तो होता है ऑक्टाहेड्रल और ओ मतलब तो होता है ऑक्टाहेड्रल और टी का मतलब होता है कौन सा, टेट्राहेड्रल। ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल और टी का मतलब होता है कौन सा, टेट्राहेड्रल। विशेषता की बात करें, अब देखिए ये जो 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं अपने पास, तो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमेशा कितने स्फीयर होते हैं, 4 स्फीयर होते हैं। कितने स्फीयर होंगे, 4 स्फीयर होंगे। कितने स्फीयर होंगे, 4। और इसके अंदर कितने स्फीयर होंगे, 6 स्फीयर होते हैं। इसके अंदर 4 स्फीयर होते हैं और इसके अंदर कितने स्फीयर होंगे, 6 स्फीयर होंगे। तो आपको तो सिर्फ इतना सा बताना है कि अष्टफलकीय यदि रिक्ति आती है तो उसके अंदर 6 स्फीयर होंगे और यदि चतुष्फलकीय रिक्ति आती है तो कितने स्फीयर होंगे, 4 स्फीयर होंगे ना। चलिए फर्स्ट परिभाषा देखिए अपन। यह रिक्ति तब बनती है जब एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक नीचे एक चौथा गोला आ जाता है। तो देखिए ये जो त्रिकोणीय है इसके ऊपर ये वाला जो गोला है, कौन सा वाला, ये वाला जो गोला है ये इसके ऊपर आके सेट हो जाता है। ठीक है, तो 3 के ऊपर जब एक गोला आ जाता है तब तो बनती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और 3 के ऊपर यदि 2 3 आ जाते हैं, जैसे ये वाले 3, ये 1 2 और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, 3 हो जाएगा। तो ये बनेगी अपने पास कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और स्फीयर कितने हो जाएंगे, इसके 6 स्फीयर हो जाएंगे। चलिए ये रिक्ति विपरीत त्रिकोणीय रिक्तियों के एक दूसरे के ऊपर आने से बनती है। गोलों की संख्या कितनी होती है इसमें, 4 होती है। गोलों की संख्या कितनी होती है इसमें, 4। गोलों की संख्या 4 होती है, इसके अंदर गोलों की संख्या 6 होती है। समन्वय संख्या इसमें 4 है और इसमें समन्वय संख्या 6 है। आकार अष्टफलकीय रिक्ति की तुलना में कितनी होती है, छोटी होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति की तुलना में बड़ी होती है। ठीक है, अष्टफलकीय रिक्ति की तुलना में छोटी होती है और चतुष्फलकीय रिक्ति की तुलना में बड़ी होती है। और यहां आ जाएगा अपने पास त्रिज्या का अनुपात जो है अपने पास इंपोर्टेंट। आकार की बात करें ना तो अष्टफलकीय रिक्ति की तुलना में छोटी होती है। अष्टफलकीय की तुलना में तो ये छोटी होती है चतुष्फलकीय, जबकि चतुष्फलकीय जो अष्टफलकीय जो होती है वो चतुष्फलकीय की तुलना में हमेशा बड़ी होती है। अष्टफलकीय तो ऑब्वियसली बड़ी होगी और चतुष्फलकीय हमेशा कैसी होती है, छोटी होती है। चतुष्फलकीय के लिए वॉइड्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, त्रिज्या अनुपात निकालना है। तो r वॉइड्स अपॉन r स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.0225 0.0225 आ जाएगा। और जो r वॉइड है और r स्क्वायर है उसके अंदर आ जाएगा अपने पास 0.414 आ जाएगा, 0.014 आ जाएगा। संख्या की बात करें अपन तो इस क्रिस्टल में n परमाणु है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2n। और किसी क्रिस्टल में यदि n है तो अष्टफलकीय जो रिक्तियां है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी अपने पास, n हो जाएगी।
ओके, तो ये अपने पास थी चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या थी अपने पास। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की क्या होती है अपने पास संख्या। एक अपने पास चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय की कौन सी थी अपने पास रिक्तिकाएं थी। चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये वाला याद रख लेना, त्रिज्या अनुपात जो है ना आर वाइड बराबर आर स्क्वायर 0.0225 और आर वाइड बराबर आर वाइड डिवाइड बाय आर स्क्वायर की बात करें तो 0.141 होगा। ये आर फोर्थ स्क्वायर होते हैं और इसके अंदर कितने स्क्वायर होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं। इस प्रकार का यदि स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो ओ होगा वो तो ऑक्टाहेड्रल होगा, टी होगा वो हमेशा कौन सा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। 3 के ऊपर यदि एक गोला आ जाए तो चतुष्फलकीय बनेगी और 3 के ऊपर यदि 2-3 गोले आ जाए तो वो बन जाएगी अपने पास अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय के लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, और कौन सा पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। एन है, यदि क्रिस्टल की संख्या, क्रिस्टल में एन परमाणु की संख्या है तो चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। और यदि ये एन है तो ये कितनी हो जाएगी, एन। इसमें यहां पर अपने को क्या पूछेंगे, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और ये न्यूमेरिकल जो है वो जब अपन क्लास लेके आएंगे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की सिर्फ, उसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन आंसर देखिए आप फटाफट। फर्स्ट का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है, निम्न में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है, निम्न में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है, अमॉर्फस सॉलिड कौन सा है, बताइए फटाफट। NaCl है क्या, हीरा है क्या, ग्रेफाइट है क्या, तो आंसर कौन सा, NaCl है क्या, नहीं। हीरा है, नहीं। ग्रेफाइट है क्या, नहीं। तो कौन सा है, क्वार्ट्ज ग्लास। कौन सा ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास। सेकंड देखिए, कौन सा ठोस विषमदैशिक, कौन सा ठोस विषमदैशिक प्रकृति का होता है, विषमदैशिक प्रकृति। एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई किसी भी दिशा के अंदर अपन देखें तो अलग अलग दिशाओं के अंदर कुछ जो भौतिक गुण होता है, अपवर्तनांक होता है, तन्य सामर्थ्य होता है, उसकी परास होती है, उसकी थर्मोडायनामिक वो विद्युत चालकता होती है, उनके जो मान होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। उसे अपन बोलते हैं कौन सा, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो ये कौन शो करेगा, प्लास्टिक करेगा, नहीं। कांच करेगा, नहीं। रबर करेगा, नहीं। तो कौन करेगा, क्रिस्टलीय ठोस करेंगे। कौन करेगा, क्रिस्टलीय ठोस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए, फलक केंद्रित घनीय यूनिट सेल में प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। फलक केंद्रित कौन सा बोला है, FCC में। FCC के अंदर मैंने आपको बताया था, कितना बताया था, 8 × 1/8 प्लस 6 फलक होते हैं, कितने से रिलेशन करते हैं, 2 से। तो कितना आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 4। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। शुष्क बर्फ, कौन सा बर्फ, शुष्क बर्फ किस प्रकार का ठोस होता है, तो शुष्क बर्फ बताइए फटाफट, कौन सा ठोस होता है। आयनिक होता है क्या, नहीं। आयनिक के लिए तो मेटल धात्विक होता है, नहीं। सहसंयोजक होता है, नहीं। कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर ठोस होता है। कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। नेक्स्ट देखिए, CCP कौन सा, क्लोज क्यूब पैकिंग घनीय निविड़ संकुलन में संरचना में चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या कितनी होती है। चतुष्फलकीय के लिए n होती है क्या, नहीं। ये तो ऑक्टाहेड्रल के लिए कितनी होती है अपने पास, 2n। 4n नहीं होती, n/2 नहीं होती। कांच को क्या कहा जाता है, कांच को, कांच को क्या कहा जाता है, कांच की बात करें, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं क्या, नहीं। सहसंयोजक ठोस कहते हैं क्या, नहीं। आयनिक ठोस कहते हैं क्या, नहीं। तो ये कैसे कहा जाता है, अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब इनको उनके क्वथनांक के हिसाब से भी इसको क्या नहीं किया जा सकता, ठंडा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब फटाफट एक बार मैं पूरी स्लाइड को स्टार्ट से कर लेता हूं, वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अतिशीतित द्रव के बारे में यदि बताऊं तो वह तरल है जिसके, जिसे उसके, यह वह तरल है, यह वह तरल है जिसे उसके जमाव बिंदु, उस जिसे उसके जमाव बिंदु के नीचे
नीचे ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है, लेकिन वह जमता नहीं है, लेकिन वह जमता नहीं है। वह तरल है जिसे उसके जमाव बिंदु के नीचे ठंडा किया जाता है, लेकिन वह जमता नहीं है। यह वह तरल है जिसके जमाव बिंदु से नीचे ठंडा किया जाता है, लेकिन वह जमता नहीं है। और जब जमेगा नहीं तो किसमें रहेगा? और वह तरल अवस्था में ही रहता है, तरल अवस्था में ही रहता है, तरल अवस्था में ही रहता है। तो चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो एक बार ये आपके लिए खुशखबरी है, जिसमें करंट अफेयर की जो जनवरी से दिसंबर की जो माहवार टेस्ट है वो भी व्याख्या सहित आपको 51 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज मिल सकती है। उसके बाद राजस्थान का भूगोल वनपाल भर्ती 2026 के लिए राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला व संस्कृति वो आपको 65 रुपए के अंदर आपको मिल सकती है, टॉपिक वाइज सीरीज मिल जाएगी। राज्य व्यवस्था, दैनिक विभाजन, विज्ञान व राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है उसकी वैल्यू 65 रुपीज रखी गई है ना। तो आप इनको लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपकी आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ लिया है, कौन कौन से टाइप के सॉलिड होते हैं। फिर अपन ने अष्टफल की दिखती है, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, उसके बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, धन्यवाद।